Welcome all. This is chapter number 3 of History Class 10 CG Board, that is Between the Two World Wars, that is Nazism in Germany and World War II. तो हम वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहले वाला चैप्टर है रशियन रिवॉल्यूशन, उसको वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्टली वी विल डिस्कस, वी कैन ऑल्सो स्टडी नाजिज्म इन जर्मनी, राइट, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो डायरेक्टली लिंक्ड है फर्स्ट चैप्टर से। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के बीच क्या आ जाती है, सोशल टेंशन बढ़ जाती है। द सोशल टेंशन लाइक क्राइम बढ़ जाना या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आ जाना या खाने के लिए कुछ नहीं रहना, क्रॉप्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाना, या पैसे बिल्कुल कंट्री को जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, ये सब सोशल टेंशन में आता है। तो रशियन रिवॉल्यूशन जो है वो आया था रशिया में, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो आसपास भी पड़ रहा था। तो इसीलिए जो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लेबर मूवमेंट थे वो स्प्रेड हो रहे थे। तो जो कंट्रीज़ थी वो डायलेमा फेस कर रही थी। डायलेमा मतलब होता है डर में रहना, या फिर कोई ऐसी दो सिचुएशन के बीच बीच फंस जाना जो दोनों ही अनफेवरेबल हो। तो कंट्रीज़ जो है वो डायलेमा फेस कर रही थी। तो जब कंट्रीज़, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, जो कंट्रीज़ हारती हैं तो उनके पास एक चॉइस रहती है, अपनी गवर्नमेंट चेंज होने का एक चांस रहता है। जैसे कि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, कोई डेमोक्रेसी होता है, कोई डिक्टेटरशिप होता है, सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो एक्चुअली डिक्टेटरशिप का अपोजिट रहती है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो बात करता है लोगों के फेवर में। अगर कुछ गड़बड़ हो तो लोगों को आंसर देना पड़ता है। इलेक्शंस के थ्रू जो वोटों से ज़्यादा वोटों से जीतता है वो कौन होता है, डेमोक्रेसी वो वाली कंट्री में आती है। तो ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के राइट, फ्रीडम, इन सभी चीज़ों को प्रिजर्व करती है, और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी को लाती है। उनको ये लगता है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि इससे हम लोगों को क्या मिलेंगे, राइट्स मिलेंगे। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी उन्हीं कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए, सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ना हों, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा ना हो। क्योंकि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म होता है तो जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब हारी हुई कंट्रीज़ थी। तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ऊपर से जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस की वजह से बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड ट्रीटी थी जर्मनी के लिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो ऐसी जगह पे लिबरल डेमोक्रेसी नहीं टिक पाया, और जो कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सब चीज़ें जो थी कंट्रीज़ थी, ये मटेरियली वेल्दी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम था, और यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे जो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट कंट्रीज़ जहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब जो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे मतलब जो हारी हुई कंट्रीज़ थी, तो इनके मूवमेंट चल रहे थे, एंटी लिबरल मूवमेंट चल रहे थे लोगों के, कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कंट्रीज़ के जो कि जिसमें कि ज़्यादातर इंक्लूड थे मिडिल क्लास के लोग, जैसे स्मॉल एंड मीडियम पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब होता है फार्मर, शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल इंडस्ट्रियलाइट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऐसे कुछ लोग इंक्लूड थे, और ये अगेंस्ट थे किसके, वेल्दी लोगों के। तो ये एक टाइम ऐसा आता है 1929 में जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो
राइस पे रहता है। ऐसे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक तो जिनकी जॉब थी वो या तो हट जाना, या जिसकी बची हुई है उसको कम पैसे मिलना। तो 1929 में अनएम्प्लॉयमेंट पिक पे था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, कंट्री के पास कुछ क्रॉप्स नहीं थे, खाने पीने के लिए कुछ रहा नहीं था, ना प्रोडक्शन अच्छा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल डाउनफॉल में था। तो ऐसे में जब लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती, जब लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती खासकर डेमोक्रेसी में, तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और वो ये सोचते हैं कि कोई दूसरा टाइप का गवर्नमेंट आना चाहिए जो हमारे डिमांड्स को पूरा कर सकेगा। तो वो ऐसे लोग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, मतलब इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, इन सब चीज़ों को अपोज करने लग जाते हैं कंट्री के लोग, और वो डिक्टोरियल नेचर के तरफ बढ़ने लग जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग उभर के आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और वो डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो डिक्टेटरशिप होता है, मतलब ये जो फैसिज्म यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली में एक इटालियन वर्ड था जिसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ मैनी पीपल। और ये जो चीज़ है ये अल्ट्रा नेशनलिज्म पे बेस्ड थी। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब पढ़ा था, मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। अल्ट्रा नेशनल, देखो नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, ये एक पॉजिटिव फॉर्म है। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि कंट्रीज एक दूसरे से प्यार से रहें, और एक फीलिंग रहना, एक सेम कल्चर के हैं, सेम हिस्टोरिकल कल्चर उनका मैच होता है, तो वो एक दूसरे को लिंक करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो ये जो है ये नेशनलिज्म होता है। लेकिन एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो होता है वो नेशनलिज्म का स्पॉइल्ड फॉर्म है, मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये जो है ये जो लोग हैं, इसमें जो लोग होते हैं वो अपने नेशन को सुप्रीम समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम कैसे दूसरी कंट्रीज़ को बर्बाद करें और अपनी कंट्री को सबसे टॉप पे लाएं। तो ये जो है ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म का नेचर होता है। तो फैसिज्म का जो नेचर था वो कुछ एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे बेस्ड था। तो अब हम पढ़ेंगे नेशनल फैसिस्ट मतलब फैसिज्म के बारे में। तो देवन अल्टरनेशनलाइट्स, और इनके अकॉर्डिंग नेशन जो होता है वो सुप्रीम होता है, और इनका जो एम रहता है वो रहता है कि, ठीक है, और इनका एम क्या रहता है, मिलिट्री को फेवर करना, और अपनी कंट्री की जो सोवर्जिनिटी है उसको ग्लोबली क्या करना, स्टैब्लिश करना। और इसके लिए वो लोगों के मतलब जो नॉर्मल आम जनता होती है इनको भड़काने का काम करते हैं, इनमें एक एंगर क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर कोई नेशन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, लाइक जैसे कंपटीशन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट, तो इन सब चीज़ों को अपने ही कंट्री के अंदर सॉल्व कर देना, और अल्टीमेटली उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना जो हमारा मेन एम है। दे गिव अनलिमिटेड पावर टू द स्टेट टू रिसॉल्व ऑल सच conflicts and impose its will on the people. Now the next is they believe in violence. उनको violence पे believe था, मतलब मार पिटाई जो अहिंसा के अगेंस्ट होता है, मतलब हिंसा हिंसा पे बिलीव था उनको। और वो ये सोचते थे कि वो फोर्स को यूज़ करके अपनी अंदर की जो कंट्री है उसी की प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, मतलब आम जनता पॉलिटिकल पार्टीज पे वो अपने ही फोर्स क्या कर देंगे, यूज़ करेंगे, ताकि वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा सके और एक ही पार्टी का रोल रहे। डिक्टेटरशिप जो होता है वो एक पार्टी पे बिलीव करता है, सिर्फ एक पर्सन पे। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, जैसे इंडिया है, इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इसमें
कोई अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करेगा तो उसको फोर्स के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, वायलेंस के थ्रू ख़त्म कर दिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे, तो इसीलिए इनको डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, लीगल प्रोसेस, फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। इनको ये लगता था ये सब हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, और इसीलिए एक पार्टी जो है वही क्या है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेस्ट है, हमारे नेशन को वो टॉप पे पहुंचाएगा। कौन? एक ही पार्टी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, उनका बिलीव था कि जो ट्रेडिशनल पार्ट फैमिली है, मतलब उनकी सोच क्या थी कि जो वुमेन्स है वो घर का काम करे, वो जो चिल्ड्रन है उनको संभाले, घर का काम करे, और लोगों को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब जो सुपीरियर है उसकी बात माननी पड़ेगी बिना कोई क्वेश्चन के, और उनकी नज़रों में इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये सब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। Now, the next point is fascism believed in controlled people's mobilization and maintained the fervor among the people. It controlled and used state media to reach its message to the people to stir up mass hysteria. मतलब ये कि जो फैसिज्म था, उन्होंने मीडिया को भी अपने कंट्रोल में रखा था। कोई दूसरा टाइप की मीडिया नहीं थी जो उसके अगेंस्ट बात करे, और मीडिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आम जनता को अपने फेवर में करने के लिए। तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, लोगों में आग लगाई दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट कि हमारी कंट्री के साथ ऐसा ऐसा हुआ और हमें इस चीज़ का बदला लेना है, इस टाइप का। या आप एक फ़ोटो देख रहे हो फिगर 9.2, इसमें हिटलर की टीम देखो, हिटलर के आम जनता को देखो, जो मास है उनका वो कैसा है, एक डिसिप्लिन में खड़ा है, एक मतलब एक मिलिट्री, मतलब एक आम जनता को भी उसने सेना में बदल दिया है। तो ये इसको देख के ही काफ़ी हिटलर की सुप्रीम पावर दिखाई देती है इसमें, कि उसने कितनी स्ट्रॉन्ग टीम इकट्ठा की थी। नाउ द नेक्स्ट इज 7th पॉइंट, इन कंट्रीज लाइक जर्मनी फैसिज्म टुक द फॉर्म ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म का मतलब होता है रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, और इनके अकॉर्डिंग, जर्मनी के अकॉर्डिंग क्या था, जर्मनी में एक नया टाइप का फैसिज्म आया था जो कि था नेज़ी। इन लोग नेज़िज़म बोलते थे इसको। इसमें कुछ खास बात क्या थी कि ये रेसिज्म को भी इंक्लूड किए थे। फैसिज्म में नेसिज्म नहीं था, मतलब इटली में जो फैसिज्म आया था उसमें रेसिज्म नहीं था, लेकिन जर्मनी में था। इसका क्या रहता है, इसके अकॉर्डिंग ये रहता है कि जो आर्यन रेस है वो सबके सबसे टॉप की रेस है। मतलब उनका एम था कि ये जो रेस है इसको हम सुपीरियरिटी में पहुंचाएंगे और मेजॉरिटी रेस कलेक्ट करेंगे इसकी। और जो इनकी नज़रों में जो सबसे ख़राब रेस थी वो थी जूस की। जूस के साथ इन्होंने बहुत ही गलत बिहेव किया था, और इनके साथ बहुत गलत गलत किया था। ये जो है ये आगे इसका एक टॉपिक भी है। तो ये जो ये अकॉर्डिंग टू रेस ये लोगों के बीच भेदभाव रखते थे, उनकी जाति के अकॉर्डिंग उनके साथ ट्रीट करते थे। जो जाति टॉप की है उसको इम्पोर्टेंस देते थे, और इनके अकॉर्डिंग टॉप की जाति थी आर्यन रेस, और सबसे बेकार जाति थी जूस की। और इन्होंने पोलैंड के लोगों के साथ भी बहुत गलत ट्रीट किया था। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इटली में फैसिस्ट पार्टी आती है 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी। इसने क्या किया, लोगों को मारा, बीट किया, और जो भी वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इसके अगेंस्ट जा रहे थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी बन रही थी उसको ख़त्म कर दिया। लोगों के बीच अल्ट्रा नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाई बाय प्रोपोगंडा। और सेकंड थिंग, ये प्रोपोगंडा मतलब अफवाह, ठीक है, बोल के मतलब भाषणों के द्वारा अपने विचारों को लोगों के मन में डालना और उसके लिए उनको एंग्री करना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, फेसिस्ट पार्टी जो थी वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो 1921 और 1922 के इलेक्शंस थे उसमें लेस सक्सेसफुल थी
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के सामने। मतलब फैसिस्ट पार्टी जो थी लेस सक्सेसफुल थी, लेकिन बाद में इन्होंने एक अपना अच्छा रौब जमा लिया वहाँ पे। और जो किंग था, इटालियन किंग था, उसने मुसोलिनी को इनवाइट किया अपने उसमें इंक्लूड करने के लिए। और तो यू कैन सी फैसिस्ट पार्टी इन इटली अंडर द लीडरशिप ऑफ मुसोलिनी, ही वॉज अ सिंगल लीडर ऑफ इटली। एंड इन्होंने बहुत ही वायलेंस के हेल्प से इन्होंने अपना कंट्रोल जमाया, और इन्होंने जितनी भी दूसरी पार्टीज थी उसको बैन कर दिया। तो ये जो टॉपिक है मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नाजिज्म एंड जर्मनी। ओके, सो दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो सी दैट वीडियो। ओके, थैंक यू।